स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो क्लास 9th का साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जो जॉन डाल्टन ने 1808 में दी थी। जॉन डाल्टन ने वहां पे कुछ एक कॉन्सेप्ट दिए थे, जिन कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। बट एट द एंड ऑफ द 19th century, scientists find existence of the subatomic particles in atoms. लेकिन 19th century के एंड तक साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंटल से ये प्रूव कर दिया कि जो एटम होता है उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नाउ एटम जो होता है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। सो दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो जॉन डाल्टन ने 1808 में दी थी और उनका जो ये कॉन्सेप्ट था 19th सेंचुरी के एंड तक डिस्कार्डेड हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रोडक्शन ऑफ द कैथोड रेज, और कैथोड रेज की प्रोडक्शन कैसे होती है। In 1897, J.J. Thomson carried out an experiment in a discharge tube by passing electricity through gases at very low pressure 0.001 mm of mercury. 1897 में J.J. Thomson ने एक एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट किया, यानी कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, किसमें किया? डिस्चार्ज ट्यूब में किया। डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है एक ग्लास ट्यूब होती है, जिसमें एक आउटलेट ग्लास ट्यूब लगी होती है जो वैक्यूम पंप के साथ अटैच्ड होती है। ग्लास ट्यूब में दो मेटालिक इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, वन रिप्रेजेंट द कैथोड एंड अदर रिप्रेजेंट द एनोड। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो इंडक्शन कॉइल के थ्रू बैटरी के साथ अटैच्ड होते हैं, और यहाँ पे जो बैटरी होती है वो हाई वोल्टेज प्रोवाइड करती है। अब इंडक्शन कॉइल हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इंडक्शन कॉइल जो होती है हाई वोल्टेज को कैरी आउट कर सकती है। नाउ अब J.J. थॉमसन ने क्या किया? डिस्चार्ज ट्यूब ले ली उन्होंने और उन्होंने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जिसमें एयर प्रेजेंट थी, और यहाँ पे उन्होंने प्रेशर को 0.001 mm ऑफ मर्करी तक डाउन कर दिया विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप। नाउ व्हाट हैपेंड? अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा ही, तो यहाँ पे भी रिजल्ट निकलता है। He observed a luminous stream of the gases with the greenish yellow light falls on the glass wall just opposite to the cathode. J.J. थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि एक ल्यूमिनस स्ट्रीम्स ऑफ रेजेस जो हैं वो ग्रीनिश येलो लाइट के साथ बिल्कुल कैथोड के ऑपोजिट, दैट इज एट द एनोड के पीछे जो ग्लास वॉल थी वहां पे जाके वो स्ट्राइक कर रही थी और वहां पे ग्लो कर रही थी। अब ये जो इनविजिबल्स रेजेस यहां से कैथोड से निकल रही थी, इनका नाम J.J. थॉमसन ने कैथोड रेजेस दे दिया। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में हम जानेंगे कि जो कैथोड रेजेस होते हैं दे कंस्टिट्यूट्स ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स व्हिच आर फर्दर नोन एज द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेजेस। फर्स्ट, कैथोड रेजेस ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। व्हेन अ मेटल cross is placed in the path of the cathode rays, they cast a sharp shadow of the object at back. कैथोड रेजेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? फर्स्ट है, कैथोड रेजेस जो होती हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। जब हम उसके पाथ में एक मेटल क्रॉस रखते हैं तो उसकी शेडो जो है बैक में हमें मिलती है। दैट प्रूव्स कैथोड रेजेस ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकंड वन इज कैथोड रेजेस आर मेड अप ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स। If a light pedal wheel is placed in the path of the cathode rays, when they strike the blade of the upper half of the pedal wheel, it start rotate. जब हम कैथोड रेजेस के वे में एक पैडल व्हील रख देते हैं जो कि माइका का बना होता है, तो जैसे ही वो अपर हाफ के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। तो दैट्स प्रूफ दैट कि कैथोड रेजेस जो हैं वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। Next property is cathode rays carries negative charge. When an electric field is applied on cathode rays, they show deflection toward the positive plate of electric field.
This shows that the cathode rays carries negative charge and the constituent particles must have the negative charge, later called electrons. कैथोड रेजेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया कैथोड रेजेस के ऊपर, तो कैथोड रेजेस ने डिफ्लेक्शन शो की टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉजिटिव प्लेट थी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। इसका मतलब ये है कि जो कैथोड रेजेस होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एंड लेटर ऑन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द कैथोड रेज दे आर negative charged particles and they are known as the electrons. Next property of cathode rays is they produce green fluorescence on the glass wall of the discharge tube as well as on certain substances such as zinc sulfate. जो कैथोड रेजेस हैं आपने देखा है कि जब वो प्रोड्यूस हुई थी तो वो अपने ऑपोजिट एनोड साइड पे जो ग्लास वॉल थी वहां पे उन्होंने ग्रीन फ्लोरेंसेंस जो थी शो की थी। ऐसा ही कुछ वो जिंक सल्फाइड के साथ भी करते हैं। कैथोड रेजेस प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन दे स्ट्राइक अ मेटल फॉइल इट बिकम हॉट। अगर कैथोड रेजेस किसी मेटल फॉइल के साथ स्ट्राइक करती है मेटल फॉइल को गर्म कर देती हैं। दे प्रोड्यूस एक्स-रे व्हेन दे आर फॉल ऑन मेटालिक टारगेट सच एज द टंगस्टन एंड कॉपर। जब वो टंगस्टन या कॉपर जैसे कोई मेटालिक टारगेट के ऊपर गिरती हैं तो एक्स-रेज प्रोड्यूस करती हैं। Now next topic is electrons. From above study of the cathode rays we observe. हमने जो अभी कैथोड रेजेस की स्टडी की है उससे क्या ऑब्जर्व हुआ? फर्स्ट, कैथोड रेजेस आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। कैथोड रेजेस जो भी होती हैं वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड रेजेस कैरीज नेगेटिव चार्ज और कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंस्टिट्यूटेड इन कैथोड रेजेस आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए जो कैथोड रेजेस में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैज ए मास नियरली इक्वल टू 1/1840 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इसका मास हाइड्रोजन के मास के 1/1840 के बराबर होता है। नाउ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1 यूनिट एंड द मास इज नेग्लिजिबल। क्योंकि ये जो मास है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है जिसको हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो E-1 0 ये सिंबल्स दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आगे पढ़ते हैं। Charge and mass on electron. J.J. Thomson in 1897 found the ratio of the charge to mass, that is E/m, to be same for all cathode rays, which not depend on nature of the gas and metal forming cathode. J.J. Thomson वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये फाउंड किया था कि जो रेशियो होता है चार्ज टू मास का कैथोड रेजेस के लिए वो सेम होता है और ये गैस की नेचर और मेटल जो कैथोड बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। रेशियो ऑफ E/m जो है कैथोड रेजेस के लिए जो इसकी वैल्यू आई थी वो थी 1.76 × 10⁻11 कॉलम्स पर kg। नाउ R.A. Millikan in 1917 found the charge on each electron is same with the help of his experiment, oil drop experiment. R.A. Millikan 1917 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाउंड किया था और हर इलेक्ट्रॉन के लिए वो जो चार्ज होता है वो सेम होता है। उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया था और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को फाउंड आउट किया था। नाउ ऑयल ड्रॉपलेट्स वर चार्ज बाय कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑयल ड्रॉप्स थे वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद चार्ज हो गए। Charge on these droplets was noted by the speed at which these were moved between two plates of an electric field of a particular strength. इलेक्ट्रिक फील्ड के दो प्लेट्स के बीच में उनकी मूवमेंट किस स्पीड पर हुई उसके बेस पर उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज को नोट किया गया। Every time if the found that the charge was always multiple of an elementary charge of 1.60 × 10⁻⁻19 columns. और हर बार ये पाया गया कि जो चार्ज होता है
ड्रॉपलेट्स के ऊपर वो एक एलिमेंट्री चार्ज का मल्टीपल होता है और उसकी जो वैल्यू है वो है 1.6 into 10⁻⁻19 कॉलम्स. So the charge on electron is 1.6 into 10⁻⁻19 कॉलम. नाउ अब हमारे पास रेशियो ऑफ E अपॉन एम्स की वैल्यू है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है. So we can calculate the mass of the electron. Now we have the value of the E upon m is equal to 1.76 into 10⁻11 columns kilogram per inverse. Charge on electron is equal to 1.60 into 10⁻⁻19 coulomb. So m is equal to E upon ratio of E upon m. We are putting the value of the E 1.60 into 10⁻⁻19 coulomb upon ratio of E upon m 1.76 into 10⁻11 coulomb kilogram inverse. If we solve it, we get the value of m, that is 9.1 into 10⁻⁻31. This is the mass of an electron. Now next topic is discovery of proton, production of anode rhesus and canal rhesus. In 1886, Goldstein carried out an experiment. He observed that if a perforated cathode is used in the discharge tube, a glow is seen on the wall behind the cathode on glass tube. This glow passed through the holes or canal of cathode. These are named as anode rhesus or canal rhesus by Goldstein. नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई या फिर प्रोडक्शन ऑफ द एनोड रेजिस और कैनल रेजिस. 1886 में गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया. उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड लिया, लेकिन कैथोड उन्होंने परफोर्टेड लिया. दैट मीन्स कि उसके अंदर कुछ एक छेद किए थे. अब जैसे ही वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और जो प्रेशर है 0.001 mm तक पहुंचा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड के पीछे जो ग्लास वॉल है वहां पे ग्लो है. ये जो ग्लो था वो पास हो रहा था कैनल्स और होल्स के बीच में से जो कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेजेंट थे. गोल्डस्टेन ने इनको एनोड रेजिस और कैनल रेजिस कहा. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेजिस. द एनोड रेजिस आर ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट द शैडो लाइक कैथोड रेजिस. एनोड रेजिस जो होती हैं वो भी कैथोड रेजिस की तरह बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं. अगर उनके पाथ में कोई भी मेटल का पीस रखा जाता है तो वो उसकी शैडो देती है. लाइक कैथोड रेजिस दे आल्सो रोटेट द पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर वे. कैथोड रेजिस की तरह ही वो भी पेडल व्हील को रोटेट्स करती हैं. दैट मीन्स दे हैव द मैकेनिकल इफेक्ट. The anode rays is deflected by electric field like cathode rays. कैथोड रेजिस की तरह ही एनोड रेजिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती हैं. जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया गया तो एनोड रेजिस जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं. रेशियो ऑफ द E अपॉन m फॉर देम कम स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन. चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो एनोड रेजिस के लिए आया वो इलेक्ट्रॉन से कम था. रेशियो ऑफ द E अपॉन m डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब. रेशियो जो होता है E अपॉन m का वो एनोड रेजिस में डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस का जो डिस्चार्ज ट्यूब में हम लेते हैं. जबकि कैथोड रेजिस में रेशियो ऑफ E अपॉन m जो है ना तो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही जो मेटल कैथोड में ली गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है. So these are the some properties of the anode rays. Proton. From above, anode rays are consist of the positively charged particles. Rutherford gave them name proton. जो हमने अभी स्टडी किया एनोड रेजिस के बारे में, उससे हमें पता चला कि एनोड रेजिस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. रुदरफोर्ड ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम प्रोटॉन दिया. Now charge and mass on proton. When hydrogen gas is taken in discharge tube, it is found that positive particles present in anode rays have minimum mass.
जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया तो ये पाया गया कि पॉजिटिव पार्टिकल्स जो एनोड रेजिस में प्रेजेंट होते हैं उनका जो मास होता है बहुत ही कम होता है। दैट मीन्स लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। इसका मतलब ये है कि वहां पे हल्के किस्म के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो थे फॉर्म्ड हो रहे थे। नाउ द चार्ज ऑन दिस आर सेम एज द इलेक्ट्रॉन, और इनके ऊपर जो चार्ज निकला वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही था। दैट इज 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर हम कह सकते हैं 1 यूनिट के बराबर था। सो द रेशियो ऑफ द E अपॉन M इज फाउंड एज, अब जो रेशियो निकला E अपॉन M का, उसकी वैल्यू आई 9.58 इंटू 10⁸ कॉलम किलोग्राम पर इनवर्स। हमने ये पहले भी देखा है कि एनोड रेजिस जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस के ऊपर, यानी कि जो भी गैस हम डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे तो जो वैल्यू है E अपॉन M वो हर बार चेंज हो जाएगी। हियर वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द प्रोटॉन। जो फॉर्मूला होता है मास का वो होता है चार्ज अपॉन रेशियो ऑफ द चार्ज अपॉन मास। इफ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ द E अपॉन रेशियो ऑफ E अपॉन M we get the mass of the proton. Here is the values 1.60 into 10⁻⁻19 coulomb upon 9.58 into 10⁸ coulomb kilogram per inverse. If we solve it, we get the value of the mass of proton, that is 1.67 into 10⁻⁻27 kilogram, which is nearly equal to the hydrogen atom, that is 1 AMU or 1 U. This is the charge and mass on proton. Proton is subatomic particle which carries 1 unit positive charge and has a mass nearly equal to that of mass of hydrogen. That is 1.67 into 10⁻⁻27 kilogram. As the symbol of the proton is P11. Now protein जो है एक वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है और इसका जो मास होता है मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है। दैट इज द सिंबल ऑफ द प्रोटॉन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। James Chadwick in 1932 observed when he bombarded the nuclei of some light elements like helium and boron with fast moving alpha particles, some neutral particles were ejected from the nucleus. Each particle not carried any charge but has mass same as proton, that is 1.67 into 10⁻⁻27 kilogram. He named them neutrons. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जेम्स कैडविक ने 1932 में की थी। उन्होंने लाइट एलिमेंट जैसे कि बेरिलियम और बोरॉन लिया और उसकी जो न्यूक्लियाई थी उसके ऊपर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट की। जब उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां से कुछ एक न्यूट्रल पार्टिकल जो थे वो इजेक्ट हो रहे थे उस न्यूक्लियस से, और ये जो न्यूट्रल पार्टिकल न्यूक्लियस से इजेक्ट हो रहे थे उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन उनका मास जो था सेम था एज द प्रोटॉन। अब आपको पता है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जेम्स ने इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन्स कहा। न्यूट्रॉन्स is a subatomic particles which carries no charge but has mass equal to that of proton. अब जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस से निकल रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है और इनका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। नाउ द सिंबल ऑफ द न्यूट्रॉन इज N01. Students, next topic is model of atoms in which we will study the different models of atom. First model is Thomson's model of atom which was given by the J.J. Thomson in 1904. According to this model, an atom is a positively charged sphere in which electrons were embedded like a water manner in which seeds were embedded, which neutralized the positive charge, so an atom as a whole is electrical neutral. जे थॉमसन ने 1904 में ये मॉडल दिया था और उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है, जो आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं,
कि एटम जो होता है ये पॉजिटिवली स्फीयर होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही एम्बेडेड होते हैं जैसे वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। बट दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड बाय द रुदरफोर्ड, so this model rejected. Student, the next model of atom is Rutherford scattering experiment, which was given by the Rutherford, and this experiment is also known for the discovery of nucleus. Now, Rutherford carried out an experiment. A beam of the high speed alpha particles, alpha rays, are bombarded on a thin foil of the gold. The source of the alpha particle, alpha rays, was the radium, which was placed in a block of lead. Presence of alpha particles, alpha rays, was detected with the help of the circular zinc sulfide screen which placed behind the foil of the gold. Here on the screen, alpha particles are strike and a flash of light is given out. On this zinc sulfate screen, alpha particles show many deflection. This is the experiment which was carried by the Rutherford. Rutherford के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझते हैं जो उन्होंने 1911 में दिया था। रुदरफोर्ड ने एक लेड का ब्लॉक लिया जिसमें उन्होंने रेडियम रखा। रेडियम जो होता है वो अल्फा रेजेस या अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है। गोल्ड की थिन फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड किया। गोल्ड की जो थिन फॉइल थी उसके पीछे उन्होंने एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रख दी। जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही थी तो वहां से स्ट्राइक करने के बाद वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर भी स्ट्राइक कर रही थी और जहां पे वो टकरा रही थी वहां पे फ्लैश लाइट जो थी वो प्रोड्यूस कर रही थी। अब उन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो उसमें बहुत सारी डिफ्लेक्शन होती है। कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स ने काफी लार्ज डिफ्लेक्शन दी, कुछ ने स्मॉल दी और मोस्ट ऑफ जो थे वो इस पॉइंट पे ही आकर स्ट्राइक कर रहे थे। कुछ एक की जो डिफ्लेक्शन थी वो मोर देन 90 थी और कुछ एक तो ही बैक डिफ्लेक्ट हो रहे थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द रुदरफोर्ड after doing the Rutherford scattering experiment. Here are the some observation. Most of the particles pass through the foil without undergoing any deflection. Most of जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो foil में से बिना कोई deflection के ही pass out हो गए थे। Few of the particles were deflected slightly. कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो थे वो slightly deflected हुए थे। Very few particles were deflected back with an angle of the 90 degree or more than 90 degree. बहुत कम जो पार्टिकल्स थे वो 90 डिग्री एंगल के ऊपर बैक जो थे रिफ्लेक्टेड हुए थे। Now what are the conclusion from these observation? First, most of the atom have sufficient empty space. कि एटम जो होता है उसमें एक अच्छा खासा जो है एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल थे एज थ्रू वो पास हो गए थे, कोई भी डिफ्लेक्शन वहां पे शो उन्होंने नहीं की थी। सेकंड, few alpha particles deflected through an angle. As alpha particles are positively charged, they can be deflected by only the positive charged body present in an atom. कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो थी उन्होंने एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर डिफ्लेक्शन शो की, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। डैट मीन्स कि वो एटम में कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज बॉडी वहां पे प्रेजेंट होगा जिसके साथ वो जब स्ट्राइक हुए तो उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की। थर्ड वन, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बैक कंप्लीटली, दे मस्ट स्ट्राइक टू अ हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी इन द एटम। नाउ कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो थे वो एक पर्टिकुलर ऐसी जगह पे स्ट्राइक हुए कि जहां से वो बिल्कुल बैक आए। अब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो दैट मीन्स कि वो एटम में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के साथ स्ट्राइक हुए होंगे जिसकी वजह से वो वापस बैक जो थी उनकी डिफ्लेक्शन हुई। तो दीज आर द सम ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स which are made by the Rutherford. What is the result found by the Rutherford? Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford ने कहा कि एटम में दो पर्टिकुलर पार्ट प्रेजेंट होते हैं। One is the nucleus and extra nuclear part. Nucleus, it is very small in size and it carries positive charge.
उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो न्यूक्लियस से बाहर का जो पार्ट है, उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। नाउ रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी? इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स ये थी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रुदरफोर्ड ने कहा था कि जो एटम होता है उसके सेंटर में स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व करेगा तो वो हर बार अपनी रिवॉल्विंग के ऊपर अपनी एनर्जी को लूज करेगा और अल्टीमेटली जो है वो उस पॉजिटिव चार्ज में आकर गिर जाएगा। दैट मीन्स एटम विल बी कोलैप्स, बट एक्चुअली दिस डज नॉट हैपन एंड द एटम इज क्वाइट स्टेबल। एक्चुअली में जबकि ऐसा नहीं होता है और एटम जो है वो स्टेबल रहता है। तो रुदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो दैट वाज इट्स ड्रॉबैक। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉडल इज बोहर मॉडल ऑफ एटम which was given by the Neil Bohr in 1913. Now main points or postulates of this model are: an atom have a small heavy positively charged nucleus in center and electron revolves around it in a circular path that is called the orbit. एटम होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और उन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स कहा जाता है। These orbits in which the electron revolves have the fixed radii and energy. These are called the energy shells or energy levels. These are numbered as 1, 2, 3, 4 or letters K, L, M, N, etc. The energies of shell representing as E1, E2, E3 और E4. जो ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं, उनकी एक फिक्स्ड रेडियाई होती है और एनर्जी होती है। इनको हम एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अगर हम इनको नंबर करना चाहें तो 1, 2, 3, 4 करके भी कर सकते हैं। अगर हम लेटर से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो K, L, M, N को दे सकते हैं। नाउ द एनर्जी जो होती है इन शेल की, उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए E1, E2, E3 और E4 सिंबल्स लेते हैं। Third one, as long as electrons remains in a particular orbit, it neither absorb nor emit energy. This state is called the stationary state. जब तक इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, ना तो वो एनर्जी को एमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है, और इस स्टेट को कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। फोर्थ वन, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी एमिट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। These are the some main points of the Bohr model of atom, and this model is most acceptable model of the atom. Now what are the reasons for the success of Bohr model of atom? It explains the stability of atom. इस मॉडल में stability of atom को explain किया गया है। It explains that why the electron do not radiate energy while revolving in discrete orbits. इसने ये भी एक्सप्लेन किया कि जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी क्यों नहीं रेडिएट करते हैं। इट एक्सप्लेन ड्रॉबैक ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम ने रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की जो ड्रॉबैक थी उसको भी एक्सप्लेन किया था। दीज आर द सम रीजंस व्हाई द बोहर मॉडल ऑफ एटम इज सो सक्सेसफुल। अभी तक हमने डिस्कवरी पढ़ी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन्स की। उससे हमें ये पता चला कि एटम जो होता है वो एक स्फीयर होता है, उसके सेंटर में स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जो उसका न्यूक्लियस बनाता है। उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जबकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व्स करते हैं। नाउ ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इनको हम एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इन ऑर्बिट्स की एक पर्टिकुलर रेडियाई होती है और पर्टिकुलर एनर्जी होती है। इन ऑर्बिट्स को हम नंबर दे सकते हैं 1, 2, 3, 4 करके, या फिर हम लेटर्स K, L, M, N ये भी यूज कर सकते हैं। नाउ जो रेडियाइज होती है इन ऑर्बिट्स की, उनकी हर एक शेल के लिए अलग अलग होती है और उनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है।
उनको हम E1, E2, E3 और E4 करके भी डिनोट कर सकते हैं. Now this is the structure of an atom. Now next topic is distribution of electron in different shells or electronic configuration of elements. इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट शेल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के एटम में जो भी शेल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट या उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है. दिस इज गिवन बाय द बोहर-बरी स्कीम एज फॉलोज. First, the maximum number of the electron present in nth shell is equal to 2n square. जो मैक्सिमम नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी शेल में प्रेजेंट होते हैं वो 2n स्क्वायर के बराबर होगा. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे शेल लिए हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं कि उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. नाउ फर्स्ट शेल और के शेल जहाँ पे n जो है वो 1 है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे 2 इंटू एन की वैल्यू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2. तो फर्स्ट शेल में या के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सेकंड शेल और एल शेल एन की वैल्यू 2 है, जो शेल नंबर है वो 2 है. अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. सेकंड शेल है या एल शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. वैसे ही थर्ड शेल में जो एन है वो 3 है, तो एम शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. वैसे ही फोर्थ शेल जिसमें कि एन जो है 4 है, तो एन शेल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. Now next point is the outermost shell cannot have more than 8 electrons even if the first rule is violated. Outermost shell में more than 8 electrons नहीं हो सकते हैं. For example, third shell और M shell have 18 electrons. तीसरे shell में या M shell जो होता है उसमें 18 electrons होते हैं. As it has acquired 8 electrons, जैसे ही उसके पास 8 electrons आ जाते हैं, the filling of the fourth shell N shell start. वैसे ही फोर्थ शेल जो एन शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होना शुरू हो जाएगी. थर्ड, इलेक्ट्रॉन डू नॉट एंटर इनटू ए न्यू शेल अनलेस द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड. इलेक्ट्रॉन्स नए शेल में तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनर के जो शेल हैं वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिलअप ना हो जाएं. इन रूल्स के बारे में आप फर्दर जो बड़ी क्लासेस हैं उसमें अच्छे से पढ़ोगे. अभी से इन पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी. The number of electron gained, lost or shared by the atom of an element so as to complete its octet or duplet in case of elements having only k shell is called the valency of the element. किसी भी एलिमेंट के एटम्स अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं या फिर किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट या डुप्लेट जो है कंप्लीट हो सके, तो इसे उस एलिमेंट की वैलेंसी कहा जाता है. और इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन. नेक्स्ट इज वैलेंस शेल. द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड द वैलेंस शेल. किसी भी एटम का आउटरमोस्ट शेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसे वैलेंस शेल कहते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम of an element are called the valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो या तो गेन किए जाते हैं या लूज किए जाते हैं या फिर किसी दूसरे एटम के साथ शेयर किए जाते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर सके. यहाँ पे टेबल 4.1 दिया गया है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है डिफरेंट एलिमेंट्स में उनके वेरियस शेल्स में बताया गया है. यहाँ पे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को बताया गया है. आपने ये सारे लर्न कर ले लिए हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं कितने हैं. यहाँ पे एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल्स भी दिए गए हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर दैट इज डिनोटेड बाय Z एंड इट इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और the numbers of the electron present in the extra nuclear part of an neutral atom. एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं या फिर किसी भी न्यूट्रल एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर बताता है. सो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इक्वल टू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ अ न्यूट्रल एटम.
Next is the mass number, that is denoted by A. The sum of the number of the protons and the neutrons present in the nucleus of an atom is called the mass number. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम जो है वो मास नंबर देगा। मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन दोनों का जो सम टोटल होगा वो मास नंबर होगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन कहते हैं। अगर हम कोलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लिखना चाहें तो हम न्यूक्लियन लिख सकते हैं। नाउ मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू हो जाएगा मास नंबर ए माइनस एटॉमिक नंबर जेड। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालना चाहेंगे तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। हमने यहाँ पे कार्बन लिया है। भी आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहाँ पे एलिमेंट्स जो है इसी तरह से दिए होते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इन विच it show the mass number and atomic number. Now next topic is isotopes. Atoms of an element which contain the same atomic number but have different mass number are called isotopes. अगर किसी एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उसका मास नंबर अलग है तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 3 तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहते हैं। इन सब में एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। प्रोटियम में 1 है, ड्यूटेरियम में 2 है और ट्रिटियम में 3 है। सो दीज आर नोन एज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज द आइसोबार। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड द आइसोबार। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का अगर जो मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोबार कहते हैं। जैसे कि आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। लेकिन मास नंबर की बात करें तो दोनों के मास नंबर जो है वो 40 है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द आइसोबार। Now next and last topic is isotones. Atoms of the different elements contain the same number of the neutrons but have the different atomic number and mass number are called the isotones. किन्हीं different elements के atoms का अगर जो neutrons number है वो same है लेकिन उनका atomic number और mass number different है तो ऐसे atoms को हम isotones कहते हैं। जैसे for example carbon and nitrogen has 8 neutrons while this एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट। कार्बन और नाइट्रोजन के पास 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इफ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Jai Hind, Jai Bharat.